तो अब मीर जाफ़र के पास पावर नहीं था कि वो अपने डिस्क्रिशन पे कोई डिसीजंस ले सके। उसमें हमेशा एक सुपीरियर अथॉरिटी कौन रहती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी रहती थी। तो ऐसे ही बहुत सारे नवाब थे जो इस कंडीशन पे एग्री किए कि भाई हाँ, हाँ, ठीक है, हम आपके अंदर में काम करने को रेडी है, बस हमको आप नवाब बना दो, मतलब नाम के लिए बस। तो वो लोग तो थे नवाब कुछ-कुछ जगह के, बट दे वर ओनली एक्टिंग एज़ पपेट। और इन सबको पपेट डांस कराने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लिफ। वो बन गया था रूलर। क्योंकि देखो, एक तो मद्रास सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, उनका गवर्नर जनरल था, और ऐसी बहुत सारी बैटल्स जीतने के बाद उनका अपना पावर बन गया। अब नाउ ही स्टार्टेड एक्टिंग एज अ रूलर। अब क्या हुआ कि अब मुगल जो थे, उन्होंने एक दीवानी सिस्टम इम्प्लीमेंट करने का सोचा कि भाई लोग वैसे भी तो हमको पावर दे नहीं रहे, अथॉरिटी दे नहीं रहे, चलो एक काम करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रही है, हमारे यहाँ से बिज़नेस कर रही है, हमारे यहाँ से एक्सप्लॉइटेशन कर रही है हमारे नेटिव गुड्स का, पीपल का, सबका, तो अब हम कम से कम इनसे इन रिटर्न पैसे चार्ज करने लग जाएं। बेसिकली दीवानी सिस्टम क्या होता था? एक काइंड ऑफ टैक्स होता था, कह सकते हैं हम उसको। तो इन 1765 मुगल एम्परर शाह आलम, नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया ये ज़रूर आप लिखोगे तो आपका बहुत इम्पैक्ट भी पड़ेगा और बहुत स्कोरिंग आपका आंसर बनेगा। तो इन 1765 द मुगल एम्परर शाह आलम ग्रांटेड टू द कंपनी द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। उनका कहना था आपने टेरिटरी एक्वायर तो कर ली बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, तो अब क्या करो आप, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कंपनी को हमको दीवानी देना पड़ेगा। दीवानी क्या होता है? मीन्स ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका। दीवान क्या होता है? अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस। तो अब दीवान क्या होता है, दीवानी क्या होता है? अब करेगा कौन? कंपनी करेगी। वेयर बाय कंपनी अग्री टू पे 26 लैक्स पर एनम, क्योंकि वो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो अगर आप काम कर रहे हो तो आप कहीं भी काम करते हो तो टैक्स देते हो ना। तो वो कॉन्सेप्ट क्या था जो दीवानी का, अब यहाँ पे हम नाम दीवानी कह रहे हैं, बट जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देखो अगर आप उसके पीछे, तो बेसिकली वो टैक्स का कॉन्सेप्ट था। जैसे कि आज के टाइम में अगर जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, अगर मैं सैलरी अर्न कर रही हूँ तो मेरे को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी ओन करते हो, आप प्रॉपर्टी के ओनर हो, तो आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हो। इस तरीके से हम टैक्स देते हैं ना। हम कुछ सामान खरीदते हैं, अगर हम सपोज़ कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं, कॉफ़ी में पीते हैं, तो हमको जीएसटी वगैरह देना पड़ता है। तो हमेशा आप हर चीज़ करते हैं तो उसके साथ एक टैक्स इंक्लूड होता है, और वो टैक्स का बेसिकली क्या काम होता है? वो गवर्नमेंट के पास जाता है गवर्नमेंट के काम करने के लिए, करेक्ट। सेल टैक्स हुआ, इनकम टैक्स हुआ, बहुत सारे टैक्स हम देते हैं वैसे ही। तो ये जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके बदले कुछ पैसे आप दोगे एज ए टैक्स, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? दीवानी सिस्टम से, इन द ईयर 1765। तो आप समझ रहे हो कि जो हम आज देख रहे हैं वो कैसे पुराने चीज़ों से आप रिफ्लेक्ट देख सकते हो, उसका रिफ्लेक्शन कि अरे ये आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आज भी हम टैक्स पढ़ते हैं, आपने अगर टैक्स पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होगे तो आप सोचते हो कि अरे बाप रे, टैक्स कितना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ये तो मतलब इट्स नॉट ईजी सब्जेक्ट, और ये तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पर आप समझ रहे हो कि आज से 17th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था। सो वी हैव डन विथ दिस टू कॉन्सेप्ट। ये दो कॉन्सेप्ट को ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, बट वे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, और बहुत बार एग्जाम्स में आपको इनको लिखना पड़ता है रेफरेंस के लिए भी। इसीलिए मैंने इनको इसमें और ज़्यादा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है।